Hello, so today we will discuss about force and laws of motion. This is the second chapter of your physics. So let's start. देखो, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में अपने फिजिक्स के, ठीक है, उसमें क्या मोशन पढ़ लिया था, ठीक। अगर तुम वो वाली वीडियोस नहीं देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी बहुत कम समझ में आने वाला है, बिकॉज ये दोनों चैप्टर क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इवन जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है वो भी इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है। सो अगर तुम्हें मोशन नहीं आया तो तुम्हें फोर्स समझ में नहीं आएगा सही से, और फोर्स समझ में नहीं आएगा तो ग्रेविटेशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले मोशन समझो फिर फोर्स समझेंगे। चलो, मैं मानता हूँ अभी तुम्हें मोशन अच्छे से आता है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स, देखो फोर्स होता क्या है, अगर मैं साइंस टर्म में बोलूँ, ठीक है, या लेमन टर्म में भी बोलूँ, तो किसी को तुम धक्का मारते हो, किसी को खींचते हो, ये एक तरीके का फोर्स ही होता है, ठीक है। अगर साइंटिफिक वे में फोर्स को मैं समझाऊँ, ठीक, तो उसको मेरे को एकदम फॉर्मूला टर्म्स में समझाना होगा, वो हम भी आगे देखेंगे, ठीक। अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि फोर्स है क्या एक्चुअल में। ओके, तो किसी भी पुश या फिर कोई पुल किसी बॉडी पे होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब तुम्हें मैंने मोशन में बता ही दिया था, और आ गया ना कि अभी मोशन समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आने वाला वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है क्यों। देखो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, ठीक है। तो फोर्स के पास दोनों होता है। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी को अपने लेमन टर्म में अगर मैं बोलूँ तो ऐसे ही बोलते हैं ना, उसको धक्का मार उस तरफ वो चला जाएगा, बोला ना उस तरफ चला जाएगा, धक्का मार, तेज धक्का मार या धीरे धक्का मार। बट हम ऐसा बोलते हैं उसको खींच, इस तरफ खींचेगा तेज तभी वो आएगा, उसको उस तरफ धक्का मारेगा तभी वो उस तरफ जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो देखो, ये उस तरफ जाएगा, तेज कर, धीरे कर, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड, और इस तरफ उस तरफ ये सारे का सारा डायरेक्शन है, ठीक है। इसलिए फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है, क्या कर सकता है फोर्स हमारे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो फोर्स किसी भी स्टेट को चेंज करा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रुकी हुई चीज़ है, ठीक है, अगर ये स्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्वियस सी बात है, फोर्स अगर ज़्यादा रहेगा तो ये इस तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स इतना ज़्यादा नहीं रहेगा तो ये मूव नहीं करेगा। तो तुमने देखा यहाँ पे स्टेट कैसे चेंज हो गया, स्टेट ये कैसा था, रेस्ट पे था, ठीक है, बट फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये मूव करने लग गया, क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो तुमने देखा ना फोर्स क्या कर सकता है, ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में ला सकता है। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है फोर्स। कैसे, अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा ए प्लेयर यहाँ पे है, बी प्लेयर यहाँ पे है, और सी प्लेयर यहाँ पर है। ये फुटबॉल इसको पास करना होता है बी की तरफ, ठीक है, तो ये बी की तरफ बॉल आ रही होती है, लेकिन बी वाला क्या करता है, सडनली इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है, वो सी की तरफ मोड़ देता है उसको, बी वाला प्लेयर। तो तुमने यहाँ पे देखा ना डायरेक्शन कैसे चेंज कर दिया। सपोज सी वाला क्या है, इसके एकदम क्लोज है, तो ये वेलोसिटी भी चेंज करके यहाँ पे भेजता है। अगर ए ने बी को पास किया, एकदम तेज वेलोसिटी से करा, क्या करा, एकदम फास्ट किया, और बी सी के क्या है, एकदम नज़दीक है, तो बी सी को क्या कैसे पास करेगा, एक तो इसने डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर लिया, और बॉल को जब पास करेगा तो कैसे करेगा, स्लो। तो तुमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हुआ, चेंज हो गया, और डायरेक्शन भी क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है। तो फोर्स ये भी कर सकता है, स्टेट के साथ साथ वेलोसिटी और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी शेप को चेंज कर सकता है। शेप को चेंज करने का मतलब है कि अगर तुम एक तेज घूसा मारोगे किसी के मुंह पे, तो क्या करेगा, या तो हड्डी टूट जाएगी उसकी, तो देखा ना तुमने शेप चेंज कर दिया। बोलते भी हम ऐसे कि मैं तेरा मुक्का मार करके शेप चेंज कर दूंगा, तेरा मुंह बिगाड़ दूंगा, ठीक है। तो फोर्स हमारा शेप भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मम्मी जब आटे को गूंथ रही होती है तो क्या करती है, उसका शेप चेंज कर रही होती है फोर्स अप्लाई करने के बाद। या फिर तुम कोकोनट को एकदम क्रश कर देते हो तो क्या कर देते हो, उसका शेप चेंज कर देते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर तुम जब फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, चेंज ही होगा, ठीक है। तो तुमने देखा यहाँ पे इफेक्ट क्या है फोर्स का। नेक्स्ट, फोर्स दो तरीके का होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब ये बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, देखते आगे।
व्हेन अ बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर जब भी कभी बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो वहाँ पे कोई भी नेट इफेक्टिव फोर्स नहीं बचता। नेट इफेक्टिव फोर्स का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे ये कितने बंदे यहाँ पे 1 2 3 इस तरफ है और 3 किस तरफ है, इस तरफ है। ये इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड कैसे है, यहाँ पे 300 न्यूटन। फोर्स को न्यूटन में मेजर करा जाता है, ठीक है, तो याद रखना। और ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 300 न्यूटन ये भी कर रहा है। तो ये क्या है, ये रोप ना इस तरफ जाएगी और ना ही इस तरफ जाएगी, ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैन बी 0, बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट इफेक्टिव फोर्स मैंने बोला कुछ अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर, कोई एक्ट नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि इसका रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक। बट अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि नेट जो फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, ये नीचे सेम वही बंदे हैं, बट अब इस केस में क्या हो गया कि 400 न्यूटन ये ज़्यादा खींच रहे हैं और 300 न्यूटन से ये खींच रहे हैं। तो 400 न्यूटन ज़्यादा है 300 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, मतलब नेट क्या आएगा इसका, तो रिजल्टेंट आएगा 400 माइनस 300। इट मीन्स 100 न्यूटन के फोर्स कौन अप्लाई कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर के 100 न्यूटन फोर्स ये इन पे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली ये रोप किस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। और कितने न्यूटन से मूव कर जाएगा इस तरफ, 100 न्यूटन से। तो देखा तुमने कि नेट फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। अनबैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी की भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है या डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे ये रोप क्या था, इस तरफ भी खींच रहा था, इस तरफ भी खींच रहा था, बट जैसे इसको ज़्यादा फोर्स मिल गया, मतलब जो ज़्यादा फोर्स है वही अनबैलेंस फोर्स है, ज़्यादा फोर्स मिल गया वो उस तरफ चला गया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, ये अनबैलेंस फोर्स 100 न्यूटन क्या है इसके लिए, अनबैलेंस्ड है ना, ये अनबैलेंस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, रिजल्टेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, 0 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप नेट फोर्स, ठीक है, वही रिजल्टेंट वाला। When a multiple forces acted on a body, they can be resolved into one component। जब बहुत सारे फोर्सेस, ऊपर तो हमने देखे थे कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो नेट फोर्स निकाल लिया या फिर रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, बड़े वाले को छोटे से माइनस कर लिया। अब सपोज यहाँ पे 2 फोर्सेस से ज़्यादा फोर्स लग गया, उस समय में हम इनका नेट फोर्स निकालते हैं, मतलब किसी एक कंपोनेंट में फोर्स निकालते हैं। इसमें भी तो हमने एक ही कंपोनेंट में निकाला था, इधर 400 था इधर 300 था, तो नेट फोर्स किधर निकला था, एक्चुअल में आंसर क्या निकला था, इस तरफ निकला था, और कितना निकला था, 100 न्यूटन का। तो नेट फोर्स का मतलब यही होता है कि अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है तो उसको हम एक कंपोनेंट में लेकर के आते हैं, इसी को हम नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस पे 5 न्यूटन और 2 5 न्यूटन वाले फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, F1 एंड F2, और 7 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, मतलब कि एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर है, ये अपने अकॉर्डिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब इस पे पूछा है कि ये किस तरफ मूव करेगा और कितने फोर्स से मूव करेगा। तो देखो एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, सेम। अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। 400 300 क्या कर दिया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट ही किया है, इसलिए तो 100 न्यूटन आ गया था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऐड करा तो कितना हो गया, ये 10 न्यूटन, और ये तो सिंगल है यहाँ पे, ये 7 न्यूटन, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या है 10 न्यूटन का, ये इस तरफ लेफ्ट की तरफ, और 7 न्यूटन का क्या है, राइट की तरफ। अब मैं नेट निकालूंगा इसका, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 10 माइनस 7, तो कितना आया, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन से किस तरफ मूव करेगा, 7 की तरफ नहीं मूव करेगा, 7 की तरफ मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, कम है, तो किस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव करेगा। और कितने न्यूटन से मूव करेगा, 3 न्यूटन से मूव करेगा। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखो आप लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स ने हमें तीनों लॉ दिए हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है इसमें। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी अप्लाइंग फोर्स को क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है, ठीक है, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। इट अराइजेज बिटवीन दी सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जब ये किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ टेबल, जब हम टेबल को पुश करने की कोशिश करते हैं, इट डजेंट मूव इज बिकॉज इट इज़ बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ये इसलिए मूव नहीं करता क्योंकि ये किससे बैलेंस्ड हो चुका रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस्ड हो चुका रहता है। फॉर एग्जांपल अगर पुशिंग फोर्स 5 न्यूटन का है और इस पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस हम मान लेते हैं। इस सरफेस पे ये सरफेस जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शनल, वो भी अगर 5 न्यूटन का है तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसको मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये फोर्स ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंक्रीज करेंगे मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, जैसे मैंने बोला था कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ है हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया में होता क्या है ये देख, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना पसंद करेगा अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकेंड है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलना पसंद करेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस फोर्स, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जिद्दी इंसान। जिद्दी मतलब जो अपना कुछ भी काम कर रहे हो तो वो अपने इस स्टेट को छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख रखा है यहाँ पर, ये अभी क्या है, बॉल रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये हम रेस्ट में ही पसंद करेगा रहना, लेकिन क्या करा तुमने, इसको जैसे ही किक कर दिया तो इसको किस में लेकर के आ गए, मोशन में लेकर के आ गए, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ना, और किक करने वाला काम क्या हुआ यहाँ पे, अनबैलेंस्ड वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट किस में आ गया, इनर्शिया एट मोशन में चेंज हो गया, ठीक है, रेस्ट से मोशन में आ गया। फिर आप देखो, आप ये मोशन में आ चुका है, आप तो ये मोशन में ही रहना पसंद करेगा, बट तुम्हारे गोल पोस्ट में जो नेट लगा हुआ है, इस नेट ने क्या कर दिया, इसको इनर्शिया एट मोशन से इनर्शिया एट रेस्ट पे लेकर के आ गए, और अनबैलेंस फोर्स का काम किसने करा है यहाँ पर, नेट ने अनबैलेंस फोर्स का काम करा है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे किक ने अनबैलेंस फोर्स का काम किया था, वैसे ही नेट ने यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का। तो अपने सराउंडिंग में ये चीज़ चल रहा होता है कि एक इनर्शिया का जो स्टेट है वो हमारे अनबैलेंस फोर्स की वजह से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इनर्शिया, जैसे मैं बता ही चुका, इनर्शिया इज़ अ जिद्दी इंसान, ठीक है, और ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू रजिस्ट द चेंज इन द स्टेट। सारे ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट को छोड़ना पसंद नहीं करता। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, चाहे उसकी वेलोसिटी 1 मीटर या 0 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड भी क्यों ना हो, ठीक है। तभी लिखा है ना वहाँ पे एट कांस्टेंट वेलोसिटी, वो अपने फिक्स वेलोसिटी पे घूमना पसंद करेगा। अगर कोई रुका हुआ है तो वो रुकना ही पसंद करेगा, अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट अप्लाई अनबैलेंस फोर्स ऑन इट, ठीक है। ऐसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। ऑल बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया। हाँ, अब देखो सारी बॉडीज के पास इनर्शिया सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सेम, क्योंकि सबका मास क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का मास 2 kg, किसी का 0 पॉइंट, किसी का 3, किसी का 10, किसी का 1000 kg, तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है ना। अब तुम किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को तुरंत पुश करोगे तो हिल जाएगा वो, उसके इनर्शिया एट रेस्ट से तुमने इनर्शिया एट मोशन में लेकर के आ गए पुश करने की वजह से, ठीक है। लेकिन वहीं ट्रक खड़ा है, ट्रक का मास कितना ज़्यादा होता है, अगर तुम उसको नॉर्मल तुम अपने हाथों से पुश करो तो क्या तुम उसके इनर्शिया को चेंज कर दोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया एट मोशन में लेकर के आ जाओगे, नहीं पॉसिबल है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि इनर्शिया भी डिपेंड करता है किस पे, मास पे, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया हो गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, बाल्टी यहाँ पे दोनों सेम है, बट एक बाल्टी में इन्होंने सैंड फिल कर दिया और एक बाल्टी को इन्होंने एम्प्टी रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तुम इसको पुश करोगे, ठीक है, और इसको भी पुश करोगे। पुश करने में ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस तुम्हें कहाँ पे फेस करना पड़ेगा, सैंड वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ का मास क्या हो गया है, ज़्यादा, और यहाँ का मास क्या है, कम। तो यहाँ पे हल्का सा पुश देने पे ही ये क्या हो जाएगा, हिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका इनर्शिया कैसे ब्रेक डाउन हो गया, इनर्शिया एट रेस्ट किस में आ गया, इनर्शिया एट मोशन में आ गया, बट ये रिमेन्स अपने कंडीशन में रहेगा अनटिल तुम इसमें अनबैलेंस फोर्स जो है वो थोड़ा मैक्स न लगाओ, ठीक है। अब 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ ना, इनर्शिया एट रेस्ट, चेंजेस इन इनर्शिया इन एट मोशन। ये 3 तरीके का है। कौन कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देख लो ये क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो हमेशा रुकना ही पसंद करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई हिल रहा है तो अपने स्पीड को मेंटेन करके ही रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही अपने फिक्स डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, जब तक उसका पे हम अनबैलेंस फोर्स ना लगाए, उसका डायरेक्शन चेंज ना कर दे। देखो वेलोसिटी वाले केस में क्या था कि तुमने रोका तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो इनर्शिया ऑफ मोशन को इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लेकर के आ गए। लेकिन इस वाले केस में क्या है, वही जो मैंने प्लेयर वाला बताया था, ए बी और सी, बॉल पहले यहाँ से यहाँ आया फिर बॉल को यहाँ से यहाँ करा, तुम यहाँ पे तो लेकर के आ गए इसके वेलोसिटी में चेंज कर करके, ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्शन सडनली चेंज कर दिया तुमने, ठीक है, सी को देने के लिए डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या क्या काम हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी तुमने चेंज करा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये जो इनर्शिया का डेली लाइफ में अपने क्या क्या एग्जाम्पल है, बस वाले केस में, ठीक है, बस वाले केस में क्या होता है, जब भी तुम देखते ही होगे, जब भी तुम बस में खड़े हो, ठीक है, या बैठे हुए, या तुम्हारे कार में ही ऐसा हुआ होगा, ठीक, जैसे ही ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक तो बस क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन पैसेंजर क्या करता है, अभी भी अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को रिटेन करने, मेंटेन करने की सोच रहा होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम बस में बैठे हुए हो, ठीक है, बस क्या हो गई, मोशन में थी पहले, तो तुम भी क्या थे, तुम भी मोशन में थे और बस भी क्या थी, मोशन में थी, दोनों मोशन में थी। बट यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया कि ये बस किस में आ गया, रेस्ट पे आ गया, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करा ना उसने। अब ये रेस्ट पे आते ही इस बॉडी को क्या लगा, अरे मैं तो अभी भी मोशन में हूँ, तो ये अपने मोशन वाले स्टेट को वापस रिटेन करने की आगे की तरफ ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, ठीक है। सेम केस कब होता है, जब तुम बैठे हुए हो, गाड़ी भी रुकी हुई है, तुम भी रुके हुए हो, अब गाड़ी क्या करती है, स्टार्ट करती है, ठीक है, वो बस एक्सेलरेट करती है। अब उसके एक्सेलरेट करने पे ही गाड़ी तो मोशन में आ गई, लेकिन तुम अभी क्या थे, पहले केस में रेस्ट पे ही थे ना, तो तुम अपनी बॉडी को क्या बोलोगे, अरे भाई हम तो पहले रेस्ट पे थे, अब इसके गाड़ी एक्सेलरेट करने ही हम मोशन में आ गए, तो हम अपने बॉडी को वापस क्या बोलेंगे, रेस्ट पे जा, रेस्ट पे, क्योंकि तेरा इनर्शिया क्या था, पहले रेस्ट था, तो हम उस मोशन को रजिस्ट करेंगे, और रजिस्ट करने में ही हम किस तरफ चले जाते हैं, फॉल बैक, पीछे की तरफ हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये दोनों केस, एक तो जब हम गाड़ी क्या रहे, रेस्ट पे रहे, और हम भी क्या रहे, रेस्ट पे रहे, ठीक है। ये जैसे ही एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट जैसे ही होगा, तो हम अपने बॉडी को बोलेंगे वापस जा भाई तू अपने ओरिजिनल वाले स्टेट पे, तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या था कि गाड़ी चल रही थी, तुम भी चल रहे थे, दोनों मोशन में थे, ये रेस्ट पे आ गया बस, ठीक है, बस के रेस्ट पे आने के साथ ही तुम भी क्या हो गए, रेस्ट पे आ गए, लेकिन तुम्हारी बॉडी को अभी भी क्या लग रहा है कि मैं मोशन में हूँ, इसलिए वो आगे की तरफ चला जाता है। इस वाले केस में क्या था, तुम भी रेस्ट, बस भी रेस्ट, बस ने क्या कर दिया, अब यहाँ पे एक्सेलरेट कर दिया, बस के एक्सेलरेट करने के साथ ही क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा इनर्शिया क्या था, रेस्ट था, तो अपने स्टेट को वापस वो रिटेन करेगा, तो रिटेन करने में क्या कर देगा, वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या बोला जाता है कि कभी भी चलती हुई, मतलब हल्की बस की स्पीड बहुत हल्की है जिससे तुम उतर सको, तो बोला जाता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ बस उतरना चाहिए, क्योंकि अब उसके अगेंस्ट में उतरोगे तो क्या करोगे, सडनली वहाँ पे ब्रेक, वो जर्क महसूस होगा तुम्हें, फ्रिक्शन मिलेगा ना वहाँ पे, फ्रिक्शन किससे मिलेगा, रोड के सरफेस से, ठीक है। तो रोड के सरफेस से फ्रिक्शन मिलते ही तुम वहीं पे सडनली गिर जाओगे, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ बस तुम अगर उतरोगे तो नहीं गिरोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी भी क्या है, मोशन में है, तो तुम इन द डायरेक्शन उतरोगे, थोड़े से आगे तक जाओगे और तुम अपने आप बॉडी को कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही मोशन में था। लेकिन तुम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बस उतरोगे, उतरने की सोचोगे, तो तुम्हारी बॉडी तो पहले से ही मोशन में है, उसको अगेंस्ट मिला, मतलब उसको क्या मिलेगा, रोड का फ्रिक्शन मिल जाएगा, और रोड के फ्रिक्शन की वजह से वो तुम सडनली वहाँ पे गिर जाओगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा उतरना भी चाहिए तो किस में उतरना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन उतरना चाहिए, ठीक है, कभी भी अगेंस्ट नहीं उतरना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, मैन इन स्पेस फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप मूविंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट एक्टिंग अगेंस्ट दैम।
जो आदमी होते हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर, अगर वो एक बार मोशन में आ जाते हैं, ठीक, तो वो अपने आप को, वो अगर सराउंडिंग में अपने इस रॉकेट से बाहर आते हैं, ठीक है, तो बाहर आने के बाद क्या हो जाता है, उनके ऊपर ग्रेविटी नहीं लग रही होती है, और ग्रेविटी नहीं लग रही होती तो वो अपने आप को रोक पाते ही नहीं है। तुमने बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज में देखी होगी रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट्स, देखते होगे तुम, अगर वो अपने साथ क्या रखते हैं, हमेशा एक एक दूसरे को बांध करके रखते हैं कि कोई उनका टीम टीम मेंबर चला ना जाए। क्यों ना चला जाए? क्योंकि वो एक मोशन में आ जाते हैं ना, तो अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी होती नहीं है। जैसे कि अपने अर्थ पे क्या, कुछ भी हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, मोशन में लेकर के आ जाती है, लेकिन ग्रेविटी उसको सडनली नीचे लेकर के आ जाता है। बट ऊपर तो ऐसा कोई ग्रेविटी है नहीं, तो एक बार कोई अगर सही से आ गया ना स्पीड में, तो वो क्या करेगा, रुकेगा ही नहीं कभी, ठीक, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा होता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन एक बार अटेंड कर लिया किसी ने तो रुकना नहीं है। जैसे अपने अर्थ के साथ होता है, अर्थ हमेशा क्या कर रहा होता है, रेवोल्यूशन कर रहा होता है ना, और रोटेशन भी चल रहा होता है उसका, तो ना वो अपना कभी रोटेशन रोक पाता है और ना वो कभी अपना रेवोल्यूशन रोक पाता है। और ये रुकेगा कब, जब तक कोई एक्सटर्नल उसके पर ये अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ़ एन इंडेक्स कार्ड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए ग्लास, ठीक है, इस ग्लास के ऊपर मैंने ये क्या कर दिया, एक कार्ड डाल दिया, ठीक। अब इस कार्ड के ऊपर एक तुम सिक्का डाल दो, ठीक है। अब क्या करोगे, तुम इस कार्ड को सडनली अचानक निकालोगे, तो देखो पहले पहले क्या था, ये पेनी, पेनी क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था ना, और जैसे ही ये कार्ड को यहाँ पे इसने क्या करा, मोशन में लेकर के आ गया, तो ये पेनी कहाँ चला जाएगा, सडनली नीचे चला जाएगा, तो ये पेनी किसके अंदर आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यही कहना चाहता है, ठीक। तो ऐसे बहुत चीज़ें, जैसे तुम मैट को अपने घर में जो बाहर डोर पे रखते हैं, उस मैट में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जमा होते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या है, वो डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मम्मी उसको हिलाती है, तो ये मैट किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और मोशन में आने की वजह से ये सारे डस्ट पार्टिकल्स किस में आ जाते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाते हैं। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई करने के बाद उसके मोशन स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, उसके इनर्शिया को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Ramayo Mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.